नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एचवी पाठशाला पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम जो एग्रीकल्चर की सीरीज कर रहे थे उसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वाटर हार्वेस्टिंग से क्या अभिप्राय है। अगर हम बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, तो वाटर हार्वेस्टिंग से क्या अभिप्राय है। वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं? तो फार्म तालाबों से निकलते हुए फालतू जल का संचय एवं बाद में इसका खेती के हेतु प्रयोग किया जाए। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, तो जैसे मान लेते हैं ये बादल हैं, इनसे जो पानी वर्षा वाला पानी आ रहा है उसको किसी तालाब में संचित करना, बाद में इसका प्रयोग किसी खेतों में जो उगाई जाने वाली फसलें हैं उसमें प्रयोग करना, तो वह प्रकार का वाटर हार्वेस्टिंग कहलाएगा। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? फार्म तालाबों से निकले हुए फालतू जल का संचय एवं बाद में खेती हेतु इसका प्रयोग करना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है चने में निपिंग से क्या तात्पर्य है। राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करना, गिरने से बचाने के लिए शाखाओं को बांधना, सब्जी बनाने के लिए हरी पत्तियों को तोड़ना, अधिक शाखाएं प्रोत्साहित करने के लिए शेष कलिका को हटाना। तो अधिक शाखाएं प्रोत्साहित करने के लिए शेष कलिका को हटाना। चने में निपिंग का क्या तात्पर्य है? मान लेते हैं कोई चना का ये पौधा है, हमारा चना का कोई पौधा है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम इसकी काट छांट करते रहते हैं तो अधिक शाखाएं प्रोत्साहित होती हैं। इसको जैसे हमने तोड़ दिया, यहाँ से हमने इसको हटा दिया, तो इसमें अनेक शाखाएं या अनेक शाखाओं में विभाजित होगा। तो अनेक शाखाओं में विभाजित करने के लिए चने में निपिंग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए शेष कलिका को हटाया जाता है। तो अधिक शाखाओं पर यह भी पूछा जा सकता है कि शेष कलिका को हटाने की प्रक्रिया क्या कहती है, तो निपिंग कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कैच क्रॉप का उदाहरण क्या है। देखो ये विभिन्न प्रकार की क्रॉप हैं, इनका हम एक अलग से लेक्चर लेंगे, उसमें बात करेंगे। तो अभी सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कैच क्रॉप किसे कहते हैं, मतलब इसमें से कौन सा एक कैच क्रॉप का उदाहरण है। तोरिया जो है कैच क्रॉप का एक उदाहरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है रिले क्रॉपिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। रिले क्रॉपिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? मक्का, सरसों, बाजरा प्लस लोबिया, तो ये नहीं है। उड़द, गेहूं, मूंग, ये भी नहीं है। बाजरा, सरसों, मूंग, ये भी नहीं है। तो हमारा कौन सा होगा? हमारा हो गया मक्का, आलू, गेहूं, मूंग। हमने एक बार पूर्व के लेक्चर में विभिन्न प्रकार की क्रॉपिंग सिस्टम पर बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम फिर से इस पर नज़र डाल लेते हैं कि रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रिले क्रॉपिंग की, तो एक ही खेत में एक ही मौसम में विभिन्न फसलों का रोपण, मतलब एक ही खेत में एक ही मौसम में विभिन्न फसलों को लगाया जाना रिले क्रॉपिंग कहलाएगा। इसका प्रयोग मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग की, मल्टीपल क्रॉपिंग किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक फसलों को एक ही वर्ष में एक निश्चित क्रम में उगाने की क्रिया मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक फसलों को एक वर्ष में एक निश्चित क्रम में उगाने की क्रिया मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाएगी। अगर हम बात करते हैं इंटर क्रॉपिंग किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक फसलों को पास पास उगाने की प्रथा जो होती है इंटर क्रॉपिंग कहलाती है। इंटर क्रॉपिंग क्या है? मान लेते कोई फसल है, इसके मध्य में किसी एक अन्य फसल को उगाया जाना, यह आपकी इंटर क्रॉपिंग को दर्शाएगा। तो इंटर क्रॉपिंग किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक फसलों को पास पास उगाने की जो प्रथा होती है उसे इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टी स्टेक क्रॉपिंग किसे कहते हैं? तो एक ही भूखंड पर अलग अलग ऊंचाई पर एक साथ दो से अधिक फसलों को उगाना मल्टी स्टेक क्रॉपिंग कहलाती है। मल्टी स्टेक क्रॉपिंग की अगर हम बात करें किसे कहते हैं? मल्टी स्टेक क्रॉपिंग क्या है? मल्टी स्टेक क्रॉपिंग क्या है कि एक ही भूखंड पर, मान लेते हैं ये कोई भूखंड है, एक ही भूखंड पर अलग अलग ऊंचाई पर एक साथ दो से अधिक फसलों को उगाने की प्रक्रिया। एक इधर ये हल्की ऊंचाई हो गई हमने, फिर इससे अलग ऊंची ऊंचाई पर हमने दो या दो से जब अधिक फसलों को हम एक साथ उगाते हैं तो वह हमारी मल्टी स्टेक क्रॉपिंग कहलाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को विभिन्न प्रकार की क्रॉपिंग सिस्टम समझ में आएंगे होंगे। अगले हम बढ़ते हैं इंटर क्रॉपिंग में टेम्पोरल कंप्लीमेंट्रिट किसके कारण पहचानी जाती है। अगला हमारा 182 नंबर क्या है? इंटर क्रॉपिंग में टेम्पोरल कंप्लीमेंट्रिट किसके कारण पहचानी जाती है। तो इसका सही उत्तर कंपोनेंट क्रॉप्स की वृद्धि के समय के साथ भिन्न भिन्न होना, यह इसका उत्तर सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? बौने गेहूं में बुआई की गहराई निर्भर करती है। अगर हम बात करते हैं बौने गेहूं में बुआई की गहराई जो है वह निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो कोलियोप्टाइल की लंबाई पर निर्भर करती है। यह बात महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कोलियोप्टाइल की जो है लंबाई कितनी है। पके हुए चावल का कोहेसिवनेस एवं टेंडरनेस किस पर निर्भर करता है? एमाइलेज एवं एमाइलोपेक्टिन के अनुपात पर है। एमाइलेज एवं एमाइलोपेक्टिन के अनुपात पर निर्भर करता है।
क्या निर्भर करता है? कोहेसिवनेस और टेंडरनेस। चावल से संबंधित कई प्रकार के अन्य क्वेश्चन आते हैं, तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम नजर डालते हैं। बात करते हैं पके हुए चावल को किस कारण से रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है कि पके हुए चावल को किस कारण से रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारक यह होता है कि निम्न ताप पर जो होते हैं रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस कारण से हमारा जो चावल है वह खराब नहीं होता है, इसलिए उसे रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है रख करके। इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं दूध की, तो दूध को उबाल कर बचाया जाएगा उसे खराब होने से। हरा धनिया को अगर हम बात करते हैं तो ये नम कपड़े में लपेटे जाएंगे। अगर हम प्याज लहसुन की बात करते हैं तो इसे सूखी खुली जगहों पर रखा जाएगा। ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो क्या है एक करके देख लेते हैं। इधर लिख देते हैं खाद्य पदार्थ, ये हो गए हमारे खाद्य पदार्थ, इधर हो गए उपाय। अगर हम बात करें दूध की, तो दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाएगा। तो दूध को खराब होने से बचाने के लिए इसे उबाला जाएगा समय समय पर। अगर हमें हरा धनिया को संरक्षित करना हो, खराब होने से बचाना हो, जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि समय समय पर इन पर पानी का छिड़काव किया जाता है। तो हरा धनिया को अगर हमें संरक्षित करना है काफ़ी लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए, तो एक नम कपड़े में इसको लपेट कर रखा जाएगा। एक नम कपड़े में लपेट कर इसको रख दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्याज और लहसुन की, अगर हम बात करते हैं प्याज और लहसुन को, तो इसको सूखी खुली जगह पर रख देंगे। जो हमारी आर्द्रता अपेक्षाकृत आर्द्रता का अभाव हो, तो इसको सूखी खुली जगह पर रख देंगे, तो जिससे प्याज लहसुन खराब नहीं होगा। सूखी खुली जगह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। QI के संबंध में अवधारणा किसने विकसित की। जो QI के संबंध की जो अवधारणा है वह किसने विकसित की, तो बकेट ने विकसित की। अगर पूछा था QI के संबंध में अवधारणा किसने विकसित की, क्वांटिटी और इंटेंसिटी रिलेशनशिप के बीच में जो संबंध है किसने विकसित किया, तो बकेट ने विकसित किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म का चयन कीजिए। सागनासी समूह और सामान्य नाम, मतलब जो सागनासी समूह उनका सामान्य नाम क्या है, तो इसमें से कौन सा एक गलत है। फेनाक्सी एसिडिस 2,4,5-T। ये अगर यूरिया की बात करें तो आइसोप्रोटोरान। एस्टामाइड की अगर बात करें तो बूटाक्लोर। कार्बोमेट्स की बात करें तो डाइनोसोब। तो इसका अगर पूछा जाए कौन सा एक गलत युग्म का चुनाव है, तो यह गलत है, बाकी अन्य तीनों सही हैं। एजोला के सक्रिय उपयोग में कौन सा कारक संकुचित करता है। एजोला के सक्रिय उपयोग में कौन सा जो कारक है उसे संकुचित करने में सहायक होता है, कौन सा कारक ऐसा जो संकुचित करने में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी की कम उपलब्धता, ग्रीष्म ऋतु के दौरान जीवित रहने की दर का कम होना, ग्रीष्म ऋतु के दौरान जीवित रहने की दर का कम होना, ढुलाई की समस्या, उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों जो एजोला के सक्रिय उपयोग में कौन सा कारक संकुचित करता है, तो पानी की कम उपलब्धता, ग्रीष्म ऋतु के दौरान जीवित रहने की दर का कम होना, ढुलाई की समस्या, ये तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब एजोला को लेकर के कई क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हालांकि हम एक लेक्चर आपको विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक से संबंधित भी कराएंगे, तो इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। एजोला से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो एजोला है क्या। एजोला एक प्रकार का जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक क्या है, जो भूमि के टिकाऊपन को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो एजोला क्या है, प्रकार का जैव उर्वरक है। किस फसल के लिए सर्वोत्तम रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, तो धान की फसल के लिए। अगर हम बात करें किस फसल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो धान की फसल के लिए एजोला का प्रयोग सर्वोत्तम रूप से धान की फसल के लिए किया जाता है। अब अगर यह बात पूछी है कि ऐसा कौन सा जैव उर्वरक है जो धान के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एजोला पिनाटा, क्योंकि इसकी कम से कम 6 प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं प्रमुख रूप से। तो एजोला पिनाटा जो है वो धान के लिए प्रयोग किया जाता है। एजोला पिनाटा, एजोला पिनाटा या धान की फसल से संबंधित है। एजोला पिनाटा का जो संबंध है वह धान की फसल से संबंधित है। यह चावल के पोषक तत्वों को भी बढ़ाने में मदद करता है तथा अनाज की उपज को भी बढ़ाता है। यह अनाज की उपज को भी बढ़ाएगा तथा चावल के पोषक तत्वों को भी बढ़ाएगा।
तो एजोला के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करते हैं, कौन कौन से हैं। तो एजोला क्या है? एजोला एक फ्री फ्लोटिंग जलीय फर्न है। एजोला अगर पूछें एजोला क्या है, तो एजोला एक प्रकार का फर्न है, जलीय फर्न है। कैसा है? तो फ्री फ्लोटिंग है। एजोला क्या है? एजोला एक प्रकार का जलीय फर्न है। अगर ये कैसा है तो फ्री फ्लोटिंग है। फ्री फ्लोटिंग। एजोला पिनाटा धान से संबंधित है। और क्या है ये? तो एक प्रकार का एक जलीय फर्न है। कैसा जलीय फर्न है? तो फ्री फ्लोटिंग जलीय फर्न है। इसकी प्रजातियां जो है प्रमुख रूप से 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। एजोला की जो एजोला जो जैवरक है, इसकी 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। एजोला कैरोलिना, एजोला नाइलोटिका, एजोला फिलकुलाइड्स, एजोला मैक्सिकाना, एजोला मैक्रोफिला, एजोला पिनाटा। अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो एजोला कैरोलिना, एजोला कैरोलिना, नाइलोटिका, एजोला नाइलोटिका, एजोला फिलकुलाइड्स, एजोला फिलकुलाइड्स हो गया, एजोला मैक्सिकाना हो गया, एजोला माइक्रोफिला हो गया, एजोला पिनाटा हो गया। तो कौन कौन सी 6 प्रजातियां हैं? एजोला कैरोलिना, एजोला नाइलोटिका, एजोला फिलकुलाइड्स, एजोला मैक्सिकाना, एजोला मैक्रोफिला, एजोला पिनाटा। ये 6 प्रमुख प्रजातियां एजोला की पाई जाती हैं। अगर बात करते हैं कौन सी धान की फसल के लिए, तो एजोला पिनाटा धान की फसल में प्रयोग की जाती है। इसके अन्य प्रयोग कौन कौन से हैं एजोला के? तो पशुओं के चारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एजोला की बुआई कर दी जाती है तो फिर उसका पशु के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानव के भोजन के रूप में भी एजोला का प्रयोग किया जाता है। जो दवाएं होती हैं तथा जल के जो दूषित जल होता है उसके शोधक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और अगर अन्य प्रयोगों की बात करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता को सुधार में सहायक होता है, फसल की पैदावार को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो क्या करता है? फसल की पैदावार को बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखता है, पशुओं के चारे में प्रयोग किया जाता है, मानव भोजन में प्रयोग किया जाता है, दवाओं तथा जल शोधक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एजोला कैसा है? तो क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है, फ्री फ्लोटिंग है। इससे संबंधित कई क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा आलू का उद्गम स्थल क्या है। अगला क्वेश्चन है आलू का उद्गम स्थल क्या है। ऐसे प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आलू तना है कि क्या है, ये सब हालांकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पूर्व के लेक्चर्स में। तो आलू का उद्गम स्थान कौन सा है? दक्षिण अमेरिका में। आलू का उद्गम ओरिजिन प्लेस क्या है इसका? तो दक्षिण अमेरिका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं क्या है। कपास दक्षिण भारत अगस्त सितंबर। बुआई का समय क्या है? गन्ना अधिसाली फसल जुलाई अगस्त। मसूर जो है उत्तरी भारत जुलाई अगस्त। सोयाबीन उत्तरी भारत जून जुलाई। तो इसमें यह सुमेलित नहीं है। मसूर जो उत्तरी भारत में जुलाई अगस्त, यह सुमेलित नहीं। अन्य तीनों सुमेलित। जो कपास है दक्षिण भारत में अगस्त सितंबर में बोई जाती है। जो कपास की जो बुआई की जाती है, बुआई का समय क्या है? दक्षिण भारत की अगर बात करें, ये दक्षिण भारत हमारा हो गया। ये जो दक्षिण भारत तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये हमारा दक्षिणी भारत। तो यहाँ पर जो कपास की बुआई का जो समय है तो अगस्त सितंबर के मध्य कपास की बुआई की जाएगी। अगर गन्ने की अधिसाली की फसल की बात करते हैं तो यह जुलाई अगस्त में बोया जाता है। गन्ने की अधिसाली किस्म की हम बात करते हैं, और यह भी क्वेश्चन आया कि अधिसाली किस्म किसकी है? तो गन्ने की है। अगर इसकी बात की जाए बुआई के समय की, तो जुलाई अगस्त में बोया जाएगा। जो मसूर उत्तर भारत में, या जुलाई अगस्त, यह समय गलत है। सोयाबीन जो उत्तरी भारत हमारा यह हो गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी उत्तरी भारत के इलाके हो जाएंगे। जून जुलाई में बोया जाता है। उत्तरी भारत में सोयाबीन की बुआई जून जुलाई में की जाती है। अगर हम बात करते हैं सोयाबीन की उत्पत्ति स्थल कौन सा है, ओरिजिन प्लेस कौन सा है? तो चीन। सोयाबीन का जो ओरिजिन प्लेस है कौन सा है? तो चीन है, चाइना। सोयाबीन सर्वाधिक प्रोटीन, इसमें यह भी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी पर पीएफ मान क्या होता है? अगर हम बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी की, पीएफ मान क्या होता है? तो
2.54 ये आपको याद करना पड़ेगा। अलग अलग पीएफ मान है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो फील्ड कैपेसिटी पर पीएफ मान क्या होता है, तो 2.54 होता है। स्थायी मुरझान बिंदु PWP पर पीएफ मान क्या होता है, 4.2 होता है। स्थायी मुरझान बिंदु पर पीएफ मान क्या होता है, 4.2 होता है। तो स्थायी मुरझान बिंदु या स्थायी मिलान बिंदु से संबंधित क्वेश्चन पर हम चर्चा कर लेते हैं। कई प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले। तो क्या है, जैसे पूछा गया स्थायी मिलान बिंदु क्या है, तो स्थायी मिलान बिंदु एक प्रकार की मृदा की विशेषता भी है। अगर पूछा जाए स्थायी मिलान बिंदु किसे कहते हैं, तो यह मृदा की विशेषता है, मृदा की विशेषता। अब स्थायी मिलान बिंदु है क्या, तो स्थायी मिलान बिंदु वह है जो पौधे को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नमी प्राप्त नहीं हो सकती है। स्थायी मिलान बिंदु किसे कहते हैं, जैसे पौधे को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितनी नमी की आवश्यकता होती है उन्हें वह नमी नहीं प्राप्त होती, इसे स्थायी मिलान बिंदु कहा जाता है। और पानी में मृदा मिलाए तक मुरझाए रह सकते हैं। पौधे जो होते हैं पानी में जब तक कि मृदा में पानी ना दी जाए तब तक वह मुरझाए रहते हैं। तो स्थायी मिलान बिंदु है क्या, तो एक प्रकार की मृदा की विशेषता ही है। पौधे में उपलब्ध पानी की न्यूनतम सीमा, अगर पूछा जाए कि स्थायी मिलान बिंदु का संबंध किससे है, तो पानी की जो मृदा में उपस्थित या पौधे में जो उपलब्ध पानी की न्यूनतम सीमा है या उससे संबंधित होती है। PWP पर अगर बात की जाए PWP की, तो PWP पर मृदा नमी का तनाव लगभग -15 बार या 15 ATM के बराबर होती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर देख लेते हैं। जैसे क्षेत्र क्षमता किसे कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी अगर बात करते हैं, फील्ड कैपेसिटी किसे कहते हैं, अगर हम बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी किसे कहते हैं, ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो वह पानी है जिसे गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के अंतर्गत आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। क्षेत्र क्षमता क्या है, तो एक ऐसा जल है, मानते हैं ये जो भूमिगत जल उपस्थित है, ठीक है, इसे गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के अंतर्गत आसानी से नहीं निकाला जा सकता है और मूल क्षेत्र में इसकी उपस्थिति होती है। तो ऐसा जल जिसे आसानी से नहीं निकाला जाए वह क्षेत्र क्षमता से संबंधित होगा। अगर हम बात करते हैं स्थायी मिलान बिंदु की, तो मूल क्षेत्र में पानी की वह मात्रा है जिसके नीचे जड़ें अपने विकास के लिए पानी नहीं निकाल सकती और सूख जाती हैं। क्या है कि मूल क्षेत्र में स्थित पानी की वह मात्रा जिसके नीचे जड़ें अपने विकास के लिए पानी नहीं निकाल सकती हैं और सूख जाती हैं। जैसे किसी पौधे की जड़ है, यहाँ मान लेते हैं पानी भरा हुआ है, ये किसी पौधे की जड़ है, ठीक है, ये किसी पौधे की जड़ें हैं। तो ये यहाँ से पानी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं निकाल पाती हैं, यहाँ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस पानी का प्रयोग नहीं कर सकती। जैसे ये जल भरा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं ये कोई पौधा है, इसकी यहाँ तक जड़ें आई हुई हैं। अब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह इस पानी को नहीं निकाल सकती, जिससे ये सूख जाएंगी, इसे स्थायी मिलान बिंदु हम कहेंगे। क्षेत्र क्षमता किसे कहते हैं, तो ऐसे जल की वह मात्रा या ऐसा जल जो गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के अंतर्गत आसानी से नहीं निकाला जा सके और मूल क्षेत्र में इसकी उपस्थिति होती है, तो उसे हम क्षेत्र क्षमता कहेंगे। स्थायी मिलान बिंदु किसे कहेंगे, तो मूल क्षेत्र में पानी की वह मात्रा जिसके नीचे जड़ें अपने विकास के लिए पानी नहीं निकाल सकती और सूख जाती हैं। अच्छा, आसानी से उपलब्ध नमी क्या है, तो आसानी से उपलब्ध नमी की वह हिस्सा जो पौधों द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है। आसानी से उपलब्ध नमी किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसानी से उपलब्ध नमी क्या है, आसानी से उपलब्ध नमी, आसानी से उपलब्ध नमी क्या है, तो आसानी से उपलब्ध नमी वह है जो पौधों को आसानी से प्राप्त होती है, पौधों को आसानी से प्राप्त होती है। पौधों को आसानी से प्राप्त होती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अगर बात की जाए क्षेत्र क्षमता की, तो वह पानी है जिससे गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के अंतर्गत आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, तो उसे हम क्षेत्र क्षमता कहेंगे। अगर स्थायी मिलान बिंदु की बात करेंगे, तो मूल क्षेत्र में पानी की वह मात्रा जिसके नीचे जड़ें अपने विकास के लिए पानी नहीं निकाल सकती और सूख जाती हैं, तो स्थायी मिलान बिंदु कहेंगे। अगर हम बात करेंगे आसानी से उपलब्ध नमी की, तो उपलब्ध नमी की वह मात्रा या वह हिस्सा जिसे पौधे द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है, तो आसानी से उपलब्ध नमी कहेंगे।
सामान्य तौर पर आसानी से उपलब्ध नमी का लगभग कितना परसेंट होता है? 75% होता है। जो आसानी से उपलब्ध नमी का करीब 75% होता है। अगर यह पूछा जाए कि आसानी से जो उपलब्ध नमी है वह जितनी नमी उपलब्ध है वह उसका कितना परसेंट होता है, तो लगभग 75% होता है। अगर हम बात करते हैं उपलब्ध नमी किसे कहते हैं, जैसे हम बात करें उपलब्ध नमी किसे कहते हैं, तो क्षेत्र क्षमता और स्थायी म्लान बिंदु के बीच की मृदा की जो जल मात्रा में अंतर होता है वह उसका उपलब्ध नमी कहलाती है। तात्पर्य है कि जो क्षेत्र क्षमता होती है तथा स्थायी म्लान बिंदु होता है उसके बीच में मृदा की जल मात्रा में अंतर को उपलब्ध नमी कहा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि एक मृदा का स्थूल घनत्व 1.16 मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब है एवं कण घनत्व 2.62 मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो इसकी मृदा सरंध्रता जो होगी कितने प्रतिशत होगी? 55.7%। निम्नलिखित आवश्यक पोषक तत्वों की युग्मों में से कौन से तत्व ऋणायन के रूप में पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? कौन सा एक पोषक तत्वों का समूह है जो ऋणायन के रूप में पौधों के द्वारा अवशोषित किया जा सकता है? जैसे अगर बात करें विभाजन की, तो एक होता है H+ आयन, एक होता है H- आयन। तो इसी प्रकार के जो ऋणात्मक आयन होते हैं उसके रूप में यहाँ बात कर रहा है कि पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, तो उनका समूह कौन सा है? बोरान हो गया, क्लोराइड हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। बोरान, क्लोराइड, मोलिब्डेनम, फास्फोरस, सल्फर ये ऋणायन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं पौधों के द्वारा। 3 आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने वाला उर्वरक कौन सा है? एसएसपी है। 3 आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने वाला कौन सा उर्वरक है? तो एसएसपी है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। नमस्कार दोस्तों।